हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मैं लाया हूं आपके लिए केवीएस पीआरटी के लिए कुछ इन्वायरमेंट के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए इस वीडियो में, और काफ़ी अच्छे प्रश्न सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है। तो इसके लिए आइए आज समझते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, और ये है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर है पृथ्वी का, और यहाँ पर होता है कर्क रेखा और यहाँ पर होता है मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जो होता है उसे ही कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बीच में काफ़ी गर्मी होती है, इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ये है नॉर्थ में, इसलिए इसको नॉर्थ बोलते हैं। ये है साउथ में, इसलिए इसको साउथ बोलते हैं। ये जो रेखा खींची गई है इसका मान होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये होता है 23.5 डिग्री साउथ। तो इसका जो क्षेत्र होता है ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। तो हमारे ऑप्शन में ये दिया गया है ऑप्शन ए में, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित में से प्रतिशतों में से कौन सा कोड दशकीय जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। तो यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो 1 से 11 के बीच में हुआ है तो कौन सा है, वो है ऑप्शन बी में, यानी कि 17.64%। 17.64% होगा इसका सही जवाब। इसके बाद प्रश्न है तीसरा। आप प्रश्न का जवाब देते चलिएगा वीडियो के साथ, ताकि आपको पता चले कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं आप। देखते हैं, प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व का कौन सा दर्शाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं हमारे भारत में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 व्यक्ति निवास करते हैं हमारे भारत में। तो इसका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या होगी। यानी कि देखते हैं दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी ग्लोब है पृथ्वी। इसके बाद अक्षांश पूछा है, तो अक्षांश रेखाएं ये होती हैं दोस्तों। अब इसमें पूछा है आपको उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं होती हैं, तो ये है इक्वेटर, और इक्वेटर से ऊपर का जो है ये होता है नॉर्थ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। हमारा भारत भी देखिए उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। तो अगर पूछ रहा है आपको कितनी रेखाएं हैं, तो ये होगी दोस्तों 89 रेखाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है पोल पर, ये रेखा नहीं, ये एक बिंदु होता है। तो इस बिंदु को हटा देंगे तो आपका 89 रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछे तो 89, और पूरी पृथ्वी को पूछे तो 89 इंटू 2 करिए, क्योंकि साउथ में भी आपका पॉइंट ही होता है। तो इस तरह से आपका जवाब 89 होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता हमारे पृथ्वी पर कितनी है। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा 78%। 78% नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। और ऑक्सीजन को बता दें, ऑक्सीजन होता है कितना, 21%। ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर 21% पाया जाता है। बाकी अदर गैसें, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसें पाई जाती हैं हमारे पृथ्वी पर। इसके बाद प्रश्न है अगला छठा। अब वीडियो को दोस्तों लाइक करते हुए चलिएगा। देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है। देखिएगा दोस्तों, 2011 से पूछा है, यानी कि अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन आंकड़े जो है जो जनगणना 2011 से ही पूछेंगे आपके पेपर में। तो ये होगा इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी, 31.16%, यानी कि इतने परसेंट लोग नगर में निवास करते हैं हमारे भारत में। इसके बाद प्रश्न अगला है,
प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? समुदाय की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन। यानी कि जो होता है समुदाय की भूमि उसको सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न यह है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये राजतंत्र के बारे में आपसे पूछेगा। राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है। ये बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए कि हमारा भारत जो है ये वो राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है? ये आपको ऑप्शन में कमेंट में आपको जवाब देना है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन में दिया गया है पहले में कि राजतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति है, ये बिल्कुल सही जवाब है। राजतंत्र में राजा के पास ही पूरी शक्तियाँ होती है। इसके बाद ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, राजतंत्र में राजा के लिए निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है। बिल्कुल नहीं, प्रजा बिल्कुल नहीं प्रश्न कर सकती है। आप कोरिया को देख लीजिएगा, अगर प्रजा कुछ भी बोल दे तो उसको फांसी की सज़ा तक मिल सकती है। इसके बाद लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्तियाँ होती हैं। लोकतंत्र में राजा होता ही नहीं है तो कहाँ से शक्तियाँ होंगी? इसके बाद लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेती है। प्रजा भाग लेती है तभी तो वो लोकतंत्र कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सिर्फ ए पहला वाला सही होगा। इसके बाद प्रश्न 9वां है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर रूप माना जाता है? यानी कि मानक का, भारत का जो मानक देशांतर जो है समय का, उसे कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री होगा इसका सही जवाब। ये आपका गुजरता है हमारे भारत में प्रयागराज के नैनी से। प्रयागराज के नैनी से हमारा ये जो मानक समय रेखा है ये गुजरता है हमारे भारत में। इसके बाद प्रश्न है अगला प्रश्न आपकी स्क्रिप्ट में, देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई? पंचवर्षीय योजना आपको बता दें दोस्तों, अब पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके इनका नाम नया कर दिया गया है नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग अब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर चलता है। तो प्रश्न है कि नवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई? तो ये होगा ऑप्शन सी 1997 में। 1997 में नवी पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आप बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा।